Hello friends, myself is Chandan Kumar Singh. This is the sixth part of Mass Indian. Now last part में हम लोग डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 72 तक. क्वेश्चन नंबर 73, बॉल बेयरिंग टाइप स्क्रू आर फाउंड इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन. बॉल बेयरिंग टाइप जो स्क्रू होता है, रहता तो है स्क्रू, लेकिन उसमें बॉल बेयरिंग का जो बॉल होता है वो भी यूज़ किया जाता है. तो वो जनरली यूज़ होता है आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म में. तो आप इसका थोड़ा फिगर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा. ये आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म है. तो इसमें पर्टिकुलर में ये आपका स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर आपका रिसर्कुलेटिंग गियर बॉल गियर बॉक्स है, जहाँ पर आप लोग बॉल बेयरिंग स्क्रू यूज़ करते हैं आप यहाँ पे. नाउ ये आपका पिटमैन आर्म है, ये वाला. ये आपका टाई रॉड है, ये आपका ट्रैक रॉड है, ये टाई रॉड है जिससे व्हील जुड़ा हुआ है. जब इसको हम रोटेट करते हैं तो चूँकि ये जो रोटेशन है, यहाँ पर जो टॉर्क अप्लाई करते हैं उसकी वजह से रोटेट हो और रोटेशन ईजिली हो, इसलिए बॉल बेयरिंग स्क्रू का यूज़ करते हैं यहाँ पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टीयरिंग शैफ्ट हो गया, ये आपका पिटमैन आर्म हो गया, ये आपका बॉल नट रैक हो गया और ये आपका रिसर्कुलेटिंग बॉल बेयरिंग. तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि बॉल बेयरिंग टाइप स्क्रू आर फाउंड इन द एप्लीकेशन ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म. स्टीयरिंग मैकेनिज्म. नेक्स्ट है सेट स्क्रू. सेट स्क्रू क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेट स्क्रू? तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे मशीन स्क्रू क्या होता है. तो यहाँ पर हम लोग सेट स्क्रू के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. सेट स्क्रू. सेट स्क्रू इज यूज टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स. दो पार्ट के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. अगर दो पार्ट के बीच अगर रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों फिक्स होना चाहिए. दोनों फिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स एक रोटेट करे दूसरा भी साथ में रोटेट होना चाहिए. तो जब कभी भी ये रिक्वायरमेंट होगा कि रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना है तो वहाँ पर हम लोग सेट स्क्रू यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल में इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपके पास ये एक पार्ट है और ये आपका दूसरा पार्ट है. ये दोनों को अगर ये रोटेट हो रहा है तो साथ साथ ये भी रोटेट होना चाहिए. दोनों को साथ में रोटेट करने के लिए, दैट मीन दोनों को एक दूसरे से फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेट स्क्रू. यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट स्क्रू यूज़ किया गया. तो सेट स्क्रू का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो पार्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो, इसके लिए हम लोग सेट स्क्रू यूज़ करते हैं. नाउ यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए सेट स्क्रू शोन इन द फिगर. इस फिगर में सेट स्क्रू को दिखाया गया. बहुत तरह का सेट स्क्रू हो सकता है. हर एक सेट स्क्रू का जो हेड है वो हेड आपका डिफरेंट हेड हो सकता है. अब रहा बात एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ वो क्या करना है, फिक्स करना है. सेट स्क्रू इज स्क्रू थ्रू ए थ्रेडेड होल इन वन पार्ट सो दैट इट्स पॉइंट passes against the other. इसका एक पॉइंट passes against the other. This raises the relative motion between the two parts by the means of friction between the part of the screw and the other part. फ्रिक्शन के वजह से दोनों के बीच रिलेटिव मोशन जो है वो प्रिवेंट होता है सेट स्क्रू के थ्रू. ये बहुत छोटा होता है, देखने में बहुत छोटा होता है. तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सेट स्क्रू को हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू पार्ट्स. नाउ ये बहुत शेप का हो सकता है. ये आपका सेट स्क्रू. तो सेट स्क्रू क्या होता है? तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट जो लाइन है, सिमिलर टू ए स्मॉल साइज टैप बोल्ट एक्सेप्ट दैट द ग्रेटर वैरायटी ऑफ शेप एंड हेड्स आर अवेलेबल. तो ये जो है आपका कैप स्क्रू है. ये जो लाइन है ये आपका मशीन स्क्रू है. और अभी हम लोग देखें यूज टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स. यूज टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स. दो पार्ट के बीच रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट कौन करता है? तो सेट स्क्रू प्रिवेंट करता है. ये आप ध्यान रखिएगा. इसका ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट है सेल्फ लॉकिंग स्क्रू हैज़. सेल्फ लॉकिंग डिवाइस क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग स्क्रू क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. नाउ सेल्फ लॉकिंग को समझने के लिए आप ये समझिए कि सबसे पहले ये आपके पास
एक स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक में ये एक स्क्वायर थ्रेडेड रॉड है, स्क्वायर थ्रेडेड रॉड है यहाँ पर, ये इस कप का स्क्रू है। नाउ यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो ऊपर से मान लीजिए कि स्क्रू, ये जो है स्क्रू जैक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग किसी लोड को उठाने के लिए। तो उठाने के लिए, ये रेज करने के लिए हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है एल, ये एक टॉर्क अप्लाई होगा और टॉर्क अप्लाई करने की वजह से ये चीज़ रोटेट करेगा। ये रोटेट करते करते ये आपका जो भी रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से ये जो नट है, ये आपका नट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो कहानी यहाँ पर ये है कि मान लीजिए दो थ्रेड के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नाउ अगर हम बात करें कि ये नट किस तरह से ऊपर जाएगा, तो नट का कोई एक पॉइंट आप कंसिडर कीजिए। जैसे ही आप एक रोटेशन दीजिएगा तो ये पॉइंट धीरे धीरे जो है वो इस लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो। और अगर ये नीचे आ रहा है तो ये जो पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कीजिए इस पर्टिकुलर नट का, वो पॉइंट धीरे धीरे नीचे की तरफ वो आ रहा है, मतलब मूव जो कर रहा है वो पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट जो कि इसके कांटेक्ट में है, वो धीरे धीरे आपका नीचे आ रहा है। नाउ तो पॉइंट का जो मूवमेंट है वो आपका आइदर इस डायरेक्शन में है या तो इस डायरेक्शन में है। नाउ अगर हम लोअर कर रहे हैं, जो बॉडी को हम उठाए थे उसको हम लोअर करना है, दैट मीन्स उस केस में पॉइंट जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। नाउ अगर ऊपर उठा रहे हैं उस केस में पॉइंट जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कोई एक थ्रेड कंसीडर कर लेते हैं। ये थ्रेड जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं थ्रेड एंगल। तो थ्रेड का जो एंगल है, एंगल ऑफ हेलिक्स जिसको बोल रहे हैं आप अल्फा, वो अल्फा, और ये दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस वो पिच है, पूरा जो इसका डायमीटर है वो है डी, तो पूरा जो सर्कमफ्रेंस हो गया वो पाई डी, जो पूरा लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक वो है पाई डी। नाउ पूरा सर्कमफ्रेंस के अलोंग वो धीरे 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 करके ऊपर उठेगा। तो इतना आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू पी बाई पाई डी, इतना बात तो क्लियर है। अच्छा एक बात और हमको बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कोई एक ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक। अब ब्लॉक को कोई पॉइंट या ब्लॉक जो भी बोलिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हमको ऊपर करना है, रेज करना है, तो पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा? तो फोर्स जो इसमें लगता है वो हॉरिजेंटली लगता है। तो फोर्स आप मान लीजिए ये लगाए, तो ये फोर्स का दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट जो आपका ये मिलेगा, और एक कंपोनेंट आपका ये मिलेगा। मतलब अगर ये फोर्स F है, दैट मीन्स इसका दो कंपोनेंट, ये अगर अल्फा है F कॉस अल्फा और ये F साइन अल्फा। नाउ तो इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर हम नाउ बात कर रहे हैं कि मान लीजिए टॉर्क रिक्वायर टू लोअर द लोड को लोअर करना है, टॉर्क रिक्वायर टू लोअर द लोड। हम वो पॉइंट कंसिडर किए हैं उस थ्रेड के अलोंग पॉइंट कंसिडर किए हैं, और वो जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोअर द लोड को लोअर कर रहा है। वो जो पॉइंट हम कंसिडर किए हैं वो मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट को हम कंसिडर किए हैं जो कि लोअर करना है इसको। तो फोर्स हमको किधर लगाना होगा? हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो हॉरिजेंटली फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है वो है P, और ये एंगल कितना है? अल्फा। तो P का दो कंपोनेंट, एक आपके पास ये और दूसरा आपका ये, जिसको यहाँ ना दिखा करके हम यहाँ दिखा रहे हैं P साइन अल्फा। तो इस P का दो कंपोनेंट, एक P का कॉस अल्फा इधर और P का साइन अल्फा इधर, 90 डिग्री पे इसको P को तोड़ दिए। तो P कॉस अल्फा जो लगा है वो इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के अलोंग, जिस प्लेन पे ये पॉइंट मूव कर रहा है उसके अलोंग P कॉस अल्फा
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसके अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, P sin अल्फा। नाउ अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है, ये पॉइंट एक्चुअल में ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ फ्रिक्शन को जो डिनोट किया गया है वो कैपिटल F से डिनोट किया गया और फोर्स को P से डिनोट किया गया। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो नीचे वेट W, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ चूंकि ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस एंगल इज अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। तो W का दो कंपोनेंट जो है, एक आपका इस डायरेक्शन में W कॉस अल्फा और दूसरा इस डायरेक्शन में W साइन अल्फा। इस डायरेक्शन में यहाँ ना दिखा करके यहाँ दिखा रहा है, दैट मीन्स W का दो कंपोनेंट W साइन अल्फा और W कॉस अल्फा। P का भी दो कंपोनेंट P कॉस अल्फा और P साइन अल्फा। नाउ अब इसमें एक बात और है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं किसको है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स जो भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये Rn नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस के वजह से, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कहीं यहाँ है। तो रिजल्टेंट किसका है, ये रिजल्टेंट किसका है, तो ये रिजल्टेंट है आपका नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये है। तो रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है ये, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू अगर निकालना पड़े, ये म्यू अगर है, ये एंगल जो है म्यू अगर निकालना पड़े तो हम मान लीजिए इस एंगल को नाम दे दिए फाई। तो फाई म्यू इज इक्वल टू tan फाई। tan फाई कितना के बराबर होगा, तो tan फाई ये क्या है, ये एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, पैरेलली आप कहीं भी दिखा सकते हैं, बस ऐसे कंडीशन वही है कि फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू, ये F है फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन Rn। तो ये आपका tan अल्फा है, ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अब बात कर रहे हैं हम लोग कि ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई किए हैं इस डायरेक्शन में, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हमको इस बॉडी को, इस पॉइंट को अगर ऊपर की तरफ लेके जाना होता तो हम फोर्स अप्लाई करते इस डायरेक्शन में। कंडीशन सारा कैलकुलेशन वही रहता, बस आपको फोर्स का डायरेक्शन आपको चेंज करना था। फोर्स का डायरेक्शन जैसे ही आप चेंज करते, ये मान लीजिए आप P करते, तो P का दो कंपोनेंट होता, एक आपका ये और दूसरा आपका ये आपका P कॉस अल्फा ही होता और ये P साइन अल्फा होता, बस डायरेक्शन उसका चेंज होता। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि P कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ब्लॉक है, पॉइंट है, वो लोअर हो रहा है। कैलकुलेशन सारा वही रहेगा लोअर के केस में भी। तो ये लोअर हो रहा है तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक P और दूसरा वेट W। तो P का दो कंपोनेंट P साइन अल्फा और P कॉस अल्फा, W का दो कंपोनेंट W कॉस अल्फा और W साइन अल्फा। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स। नाउ अब यहाँ पर हम एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब एक्सिस अब ऐसा कंसिडर किए हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इस एक्सिस के अलॉन्ग टोटल कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो हमको बैलेंस करना है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स जनरेट हो रहा है उसको बैलेंस करना है। तो आप अगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सिस मेरा ये है, एक्सिस मेरा ये है, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स F जो है वो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो F लिख लिए। W साइन अल्फा किधर लग रहा है, तो W साइन अल्फा निगेटिव एक्स में लग रहा है, इसलिए माइनस W साइन अल्फा, तो F माइनस W साइन अल्फा आप लिख ली इज इक्वल टू P कॉस अल्फा, इज इक्वल टू P कॉस अल्फा। तो P कॉस अल्फा जो है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स में क्या लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, ठीक। निगेटिव एक्स में क्या लग रहा है, तो माइनस W साइन अल्फा,
और नेगेटिव एक्स एक्स में क्या लग रहा है, तो माइनस पी कॉस अल्फा, पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा, पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा आप लिख सकते हैं। एफ यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग अभी भी देखे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर एन, तो म्यू इंटू आर एन, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा और टेन अल्फा इज इक्वल टू फोर्स बटा में आर एन, ये अभी देखें हम लोग। तो यहाँ से हम लोग म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर एन कह सकते हैं, तो यानी एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह पर म्यू इंटू आर एन रख सकते हैं, तो वही म्यू इंटू आर एन यहाँ रखा हुआ है माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा। नाउ सिमिलरली वाई एक्सिस में भी आपको फोर्स को बैलेंस करना है, तो वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है, आर एन, आर एन पॉजिटिव वाई में माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा, क्योंकि पी साइन अल्फा ये पॉजिटिव वाई में लग रहा है, डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा। तो पी आर एन कितना हो जाएगा, तो आर एन इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ करना है नहीं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू आर एन की इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, आर एन की वैल्यू को यहाँ रख दिए, तो यहाँ रखने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिला, ये एक एक्सप्रेशन मिला। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आप पी कैलकुलेट अप कर लीजिए, पी इज इक्वल टू दिस मच। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू tan फाई, म्यू इज इक्वल टू tan फाई, फाई विद एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू इज इक्वल टू tan फाई, जहाँ जहाँ म्यू आपको दिख रहा है वहाँ पर tan फाई आप रख दीजिए, tan फाई आप रख दिए। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए, एंड मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस फाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस फाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो tan फाई में सिर्फ और साइन फाई बचेगा, कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन मिला। आपको ये पता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आप लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को आप लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। तो दिस इज इक्वल टू पी आपका जो मिला वो डब्लू tan फाई माइनस अल्फा, पी इज इक्वल टू डब्लू tan फाई माइनस अल्फा। ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। तो अगर फोर्स ये मिला, P यानी फोर्स ये मिला W tan फाई माइनस अल्फा, तो टॉर्क क्या मिलेगा, तो टॉर्क हम जानते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड का डायमीटर अगर D है, तो यहाँ पर चूंकि सेंटर में लग रहा है तो फोर्स इनटू D/2, आप D/2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D/2 है, तो फोर्स इनटू D/2 कर सकते हैं। तो फोर्स जो मिला वो W tan फाई माइनस अल्फा इंटू D/2 आप कीजिएगा तो आपका ये कंडीशन मिलेगा टॉर्क का। अब ये एक्सप्रेशन को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, आप इधर इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रख सकते हैं या फिर इस फोर्स के एक्सप्रेशन को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर फाई माइनस अल्फा है, अब मेरे को सिर्फ यहाँ से यही पता करना है कि ये चीज़ पॉजिटिव कब होगा और ये चीज़ नेगेटिव कब होगा। अगर ये चीज़ पॉजिटिव होता है, फोर्स जो अप्लाई करना है वो पॉजिटिव आता है, आंसर में आता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि हमको फोर्स देना पड़ रहा है। और फोर्स अगर निगेटिव आ रहा है दैट मीन्स हमको देना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप जो होना है हो रहा है। आप ये ध्यान में रखिएगा। एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरहॉलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। इसमें हम जान रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, टॉर्क इज इक्वल टू दिस मच। यहां पर यदि फाई माइनस अल्फा ये टर्म अगर फाई इज लेस देन अल्फा है, फाई अगर कम है अल्फा से, फाई क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा क्या है एंगल ऑफ हेलिक्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर कम है एंगल ऑफ हेलिक्स से, अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आएगा टॉर्क का वो निगेटिव आएगा। और अगर निगेटिव आएगा तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने आप वो जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ आएगा। दैट मीन जो पावर स्क्रू है, जो आपका स्क्रू जैक है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब हमको वहाँ फोर्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर उल्टा हो जाए, अगर ये पॉजिटिव कब होगा, तो ये पॉजिटिव तब होगा जब फाई इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा होगा आपका एंगल ऑफ हेलिक्स से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली। अगर ये पॉजिटिव आता है दैट मीन हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको लोअर लाने के लिए, अपने आप वो आने वाला नहीं है, दैट मीन्स वो लॉकिंग कंडीशन में है, लॉकिंग कंडीशन में है। अब हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ लॉकिंग स्क्रू।
तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दो ही बात है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, वो आगे में फाई पीछे में अल्फा, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस फॉर्मूला में पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव अगर होगा दैट मीन वो लॉकिंग कंडीशन में है। लॉकिंग कंडीशन में है, फोर्स हमको जो अप्लाई करना पड़ रहा है, टॉर्क जो हमको अप्लाई करना पड़ रहा है वो पॉजिटिव में, दैट मीन हमको अप्लाई करना पड़ रहा है। और वो निगेटिव फोर्स अगर या टॉर्क निगेटिव आता है, इसका मतलब कि हमको कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, हमको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरहॉलिंग ऑफ स्क्रू। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि अभी हम देखें सेल्फ लॉकिंग स्क्रू में आपका था क्या, फाई माइनस अल्फा था, फाई माइनस अल्फा था। अगर फाई इज ग्रेटर देन अल्फा, अगर ये कंडीशन है दैट मीन्स वो लॉकिंग कंडीशन में है। ये अगर ऐसा है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दैट मीन्स हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो लॉकिंग कंडीशन में है। इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग स्क्रू, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द डेजिग्नेशन ऑफ M33/2 ऑफ ए बोल्ट, इसका मतलब क्या है? डेजिग्नेशन ऑफ M33/2 ऑफ ए बोल्ट का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ बोल्ट के साइज को डेजिग्नेट करने के लिए, बोल्ट का साइज डेजिग्नेट करने के लिए, साइज अगर डेजिग्नेट करना है तो हम उसको M लेटर से डेजिग्नेट करते हैं। M के बाद हम लोग उसका डायमीटर लिखते हैं, और डायमीटर के बाद उसका जो पिच होता है वो दोनों के बीच यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ पर गौर कीजिएगा। द साइज ऑफ स्क्रू थ्रेड इज डेजिग्नेटेड बाय द लेटर कैपिटल M फॉलोड बाय द डायमीटर एंड पिच, द टू बीइंग सेपरेटेड बाय मल्टीपल साइन। देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ द पिच। अगर पिच का कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोर्स पिच वहाँ पर है। जैसे मान लीजिए M अगर 6 लिखें आप, तो इसका मतलब उसका जो डायमीटर है वो है 6, और पिच जो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पिच अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन हम कह सकते हैं कि कोर्स पिच है। वो कोर्स पिच कहने का मतलब है कि दो पिच के बीच का जो डिस्टेंस है, मैंने पिच यहाँ से यहाँ तक पिच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो उसको कोर्स पिच बोलेंगे, पिच अगर कम हो तो उसको हम फाइन पिच बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि पिच के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोर्स पिच है वहाँ पर। लेकिन यदि पिच के बारे में आइडिया है तो हम सबसे पहले कैपिटल लेटर M लिखेंगे। बोल्ट के साइज को डिजिग्नेट करने के लिए कैपिटल लेटर M लिखते हैं, जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है वो बोल्ट, इसलिए M। उसके बाद आप जो भी है 33 मान लीजिए, ये इसका डायमीटर हो गया, इनटू आपका जो भी पिच है उसका वो पिच आप लिखिए। पिच मान लीजिए 2 है तो अब 2 लिखिएगा। तो ये है आपका साइज डेजिग्नेशन ऑफ बोल्ट। टॉलरेंस डेजिग्नेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो द डेजिग्नेशन ऑफ M33/2 ऑफ ए बोल्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैट्रिक थ्रेड ऑफ 33 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर एंड 2 मिलीमीटर पिच। यहाँ पर जो भी नोटेशन है इसमें यूनिट जो यूज़ किया गया है वो मिलीमीटर यूज़ किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मशीन स्क्रू आर। मशीन स्क्रू क्या होता है? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्लॉटेड फॉर द स्क्रू ड्राइवर एंड जनरली यूज विथ ए नट, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट वन किसके लिए था? कैप स्क्रू के लिए। दैट मीन सिमिलर टू स्मॉल साइज टैप बोल्ट, टैप बोल्ट जैसा होता है, एक्सेप्ट दैट ग्रेटर वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ हेड्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़े हैं यूज टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट, तो वहाँ पर हम लोग सेट स्क्रू यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन अब कैप स्क्रू, मशीन स्क्रू, सेट स्क्रू। मशीन स्क्रू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द सिमिलर ऑफ कैप स्क्रू विथ ए हेड स्लॉटेड फॉर द स्क्रू ड्राइवर, देयर इज जनरली यूज विथ ए नट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाई। रिवेट जो होता है वो जनरली स्पेसिफाई किसके द्वारा होता है? थिकनेस ऑफ द प्लेट, लेंथ ऑफ द रिवेट, डायमीटर ऑफ द हेड या नॉमिनल डायमीटर, ऑल ऑफ द एबव। ये थोड़ा देख लेते हैं हम रिवेट को। नाउ रिवेट का अगर बात करें तो रिवेट इज ए शॉर्ट सिलेंड्रिकल बार, ये छोटा सा सिलेंड्रिकल बार होता है विथ ए हेड इंटीग्रल टू इट, जिसमें एक हेड होता है। ये हेड है आपका, ये आपका सैंक या बॉडी है और एक टेल है आपका। A cylindrical portion of the rivet is known as shank या body and the lower portion of the shank is known as tail as shown in the figure।
ये जो भी ज्वाइंट क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है परमानेंट ज्वाइंट होता है ये। दैट मीन्स द रिवेट इज यूज टू मेक परमानेंट फास्टनिंग बिटवीन द प्लेट्स सच ए स्ट्रक्चरल वर्क, शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस, टैंक, बॉयलर सेल वगैरह वगैरह में इसका यूज़ होता है। तो रिवेट जो होता है, अगर आप मार्केट में जाइएगा रिवेट खरीदने के लिए तो आप उसको डायमीटर के साथ स्पेसिफाई कीजिएगा कि आपको इतना मिलीमीटर का या इतना सेंटीमीटर का आपको रिवेट चाहिए, वो दे देगा। नाउ इस क्वेश्चन में आपको द रिवेट इज जनरली स्पेसिफाइड बाई द नॉमिनल डायमीटर, ये आपको याद रखना होगा, नॉमिनल डायमीटर से वो स्पेसिफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है द रिवेट हेड फॉर जनरल पर्पस सोन इन द फिगर। ये फिगर में जो रिवेट दिखाया गया है, ये रिवेट कौन सा रिवेट है, इसका हेड कैसा हेड है, तो कितना तरह का हेड पॉसिबल है वो थोड़ा देख लेते हैं। रिवेट के केस में कितना तरह का हेड पॉसिबल है। नाउ टाइप्स ऑफ रिवेट हेड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ये हेड जो है ये आपका राउंडेड शेप में है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नैप हेड, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो हेड है वो पैन जैसा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैन हेड। ये जो है मशरूम जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं मशरूम हेड। ये जो है एक्चुअल में ये ऐसा है, ये डॉटेड लाइन उसका अंदर का पोर्शन दिखा रहा है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए दे रहा है। डॉटेड लाइन में वैसा कुछ नहीं होता है इसमें, तो आप ये समझ के रखिए कि ये इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर सैंक हेड। आपके क्वेश्चन में यही था, तो ये कितना तरह का हेड होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काउंटर सैंक हेड। इसके अलावा बहुत तरह का होता है, बहुत डिफरेंट साइज शेप का होता है, तो इसको सिर्फ ध्यान ही रखना है और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। स्नैप हेड, एलिप्सॉइड हेड जिसको मशरूम हेड भी बोलते हैं हम लोग, पैन हेड पैन जैसा है, पैन हेड टाइप 2, इसका कोई डायमेंशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टिप्पल हेड ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कोनिकल हेड। तो कहने का मतलब है कि कुछ हेड यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नाम और इसका शेप। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा था वो है काउंटर सैंक हेड। नाउ ये स्टिप्पल हेड को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टिप्पल हेड। नाउ द रिवेट हेड फॉर जनरल पर्पस सोन इन द फिगर, ये फिगर में जो दिखाया गया है वो कौन सा है, काउंटर सैंक हेड। नेक्स्ट है द रिवेट हेड फॉर बॉयलर एप्लीकेशन में जो ये फिगर में दिखाया गया है ये कौन सा रिवेट है वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्पल हेड भी बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है द एज ऑफ द बॉयलर प्लेट आर बिवेल्ड टू एन एंगल ऑफ, एज ऑफ द बॉयलर प्लेट जो बिवेल होता है बाय एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नाउ हम लोग बात करते हैं क्लॉकिंग और फुलरिंग के बारे में। क्लॉकिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक रिवेट का मतलब बॉयलर का एक प्लेट है यहाँ और दूसरा प्लेट है यहाँ, इन दोनों को ज्वाइंट करना है। जैसे कि एक प्लेट मतलब कहने का मतलब है कि बॉयलर का जो सेल है वो ऐसा है, इसको आपको एक दूसरे से ज्वाइन करना है। मान लीजिए यहाँ तक लिखे आया और यहाँ पर मान लीजिए आपको रिवेट ज्वाइन करना है, तो एक प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा प्लेट आपका ये हो गया, तो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दोनों के बीच आप रिवेट यहाँ पर रिवेट को गर्म किए, पूरा हॉट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर हैमर के थ्रू या किसी भी तरह से उसको आप पुश किए, हैमरिंग की, तो हैमरिंग करने के बाद ये रिवेट जॉइंट हो गया। रिवेट जॉइंट जब एक बार हो जाता है तो वहाँ पर वो लीक प्रूफ हो, चूँकि बॉयलर है लीक होने का चांसेस यहाँ पे रहता है, इसलिए लीक प्रूफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लॉकिंग या फुलरिंग करते हैं। क्लॉकिंग या फुलरिंग में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक इस शेप का एक टूल होता है, चिजल के शेप का एक टूल होता है, यहाँ पर इसको हम लोग हैमर के थ्रू इसको इस एज को थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं ताकि यहाँ से लीकेज नहीं हो। तो कह रहा है द क्लॉकिंग इन क्लॉकिंग द एज ऑफ वन प्लेट इज प्रेस्ड
tightly against the other plate by the means of blunt chisel called clocking tool. It is about 5 mm thick and 38 mm of breadth. The edge ground to an angle of 80 डिग्री. ये जो एंगल है ये 80 डिग्री होना चाहिए और 80 डिग्री में आप इस तरह क्लॉकिंग टूल यूज़ करके उसके एज को आप प्रेस करते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ से कुछ लीकेज नहीं हो. अगर इस टूल का शेप अगर बदल जाए, मतलब इसका जो ये एरिया बदल जाए पूरा का पूरा, तो इसी को हम बोलते हैं फुल रिंग. फुल रिंग में भी यही काम होता है, बस इसका फुल रिंग का जो टूल है वो यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर भी आप एज को प्रेस करते हैं. फुल रिंग इज द ऑपरेशन सिमिलर टू क्लॉकिंग एक्सेप्ट दैट फुल रिंग मेक्स यूज द टूल हैविंग थिकनेस ऑफ वन एंड इज ग्रेटर इक्वल टू दैट ऑफ द प्लेट. वो जो फुल रिंग का जो टूल है, इस टूल का जो विड्थ है वो आपका प्लेट के विड्थ के अप्रोक्स बराबर होता है. एंड कैरीज एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एट द एंड. एंगल मेंटेन होना चाहिए 80 डिग्री. और यहाँ पर जब इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक जो है हल्का सा डिफॉर्म होता है. डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ये टाइट हो जाता है और यहाँ से कुछ लीकेज नहीं होता है. देयर इज लेस रिस्क ऑफ प्लेट बीइंग डैमेज इन फुल रिंग. डैमेज के चांसेस जो है वो कम रहता है फुल रिंग में, और क्लॉकिंग में डैमेज का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. तो स्पेशल केयर यहाँ पर देना ये है कि आपको इतना ही फोर्स लगाना है जिससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो. केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द इंजरी टू द प्लेट. प्लेट पे ज़्यादा इंजरी नहीं हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा डिफॉर्म होना चाहिए ताकि वहाँ से लीकेज नहीं हो. तो ये सिंपल है क्लॉकिंग या फुल रिंग. इसमें जो एंगल मेंटेन किया जाता है एट द एज, बॉयलर प्लेट के एट द एज में, वो 80 डिग्री मेंटेन किया जाता है. तो द एज ऑफ द बॉयलर प्लेट आर बीवेल टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. यह ध्यान रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट फास्टनिंग. अब नट अगर बोल्ट यूज़ करते हैं तो वो टेम्प्रोरी ज्वाइंट होता है, जब मन होगा तब उसको खोल देंगे. अगर कॉटर आप पढ़े हैं तो कॉटर जो होता है वो इस शेप का होता है. तो कॉटर का भी ज्वाइंट जो होता है वो ज्वाइंट आपका वो भी टेम्प्रोरी ज्वाइंट है. स्क्रू भी है वो भी टेम्प्रोरी ज्वाइंट है. की जो यूज़ करते हैं वो भी टेम्प्रोरी ज्वाइंट है. रिवेट जो यूज़ करते हैं वो परमानेंट ज्वाइंट होता है. अब जब रिवेट को हटाना हो तो रिवेट को पहले तोड़ना पड़ेगा तो वो हट जाएगा. तो कहने का मतलब ये एक परमानेंट ज्वाइंट है. अगर ये ज्वाइंट हो गया तो परमानेंट रहेगा जब तक उसको हम तोड़े नहीं. नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट. द टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट शोन इन द फिगर इज. कुछ फिगर में टाइप कितना तरह का रिवेट का ज्वाइंट होता है. रिवेट ज्वाइंट का टाइप कितना तरह का हो सकता है. लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, सिंगल रो में है या फिर डबल रो में रिवेट लगा हुआ है. वो कितना तरह का टाइप हो सकता है. टाइप बहुत सा हो सकता है. तो उसके लिए कुछ फिगर, बुक का फिगर भी आप रेफर कर सकते हैं. फिलहाल कुछ बुक का जो फिगर है वो हम दिखा देते हैं कितना तरह का रिवेट ज्वाइंट का टाइप हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट. जनरली क्या होता है, लैप ज्वाइंट होता है या फिर बट ज्वाइंट होता है. लैप ज्वाइंट क्या होता है, एक ब्लॉक यहाँ एक ब्लॉक यहाँ, दोनों के दोनों लैप ज्वाइंट है. दोनों का दोनों क्या है, लैप ज्वाइंट है. तो इस तरह का जब ज्वाइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट. बट ज्वाइंट में क्या होता है, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, एक ऊपर से प्लेट एक नीचे से प्लेट. इस तरह का जो है ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से बट ज्वाइंट में है ना. ये सब पता होगा आप लोगों को. नेक्स्ट इसमें अगर हम इसको गौर से देखें तो पता चलेगा एक प्लेट ये दूसरा प्लेट, दोनों के बीच में सिंगल रो ऑफ रिवेट लगा हुआ है. तो इसको बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, क्योंकि ये लैप ज्वाइंट है. यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है, लेकिन यहाँ डबल रिवेटेड है, दो रो है. तो इसको बोलते हैं डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, जिसको चैन रिवेटिंग भी बोलते हैं. चैन रिवेटिंग कहने का मतलब है कि मतलब ये जो रो है और ये जो है वो सेम है, तो उसको चैन रिवेटिंग बोलते हैं. ये चैन रिवेटिंग नहीं होकर के जिगजैग रिवेटिंग है. मतलब दो रिवेट के बीच में एक रिवेट, दो रिवेट के बीच में एक रिवेट है तो डबल रो, तो डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है लेकिन जिगजैग पैटर्न में. ये चैन पैटर्न में है और ये जिगजैग पैटर्न में है, इस तरह का. ना अगर हम बात करें कि ये चैन रिवेटिंग
और ये जिगजैग रिवेटिंग। ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट है, 1 2 3, 3 रो है, यहाँ पर 3 रो है। ट्रिपल रिवेटेड चैन रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटेड जिगजैग रिवेटिंग। नाउ अब बात करते हैं हम लोग बट जॉइंट के बारे में। बट जॉइंट में क्या होता है, बट जॉइंट के केस में एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर एक लेयर दूसरा लेयर, 2 प्लेट आप रख दिए, एक प्लेट जिसको स्ट्रैप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैप रखा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे। सिंगल रिवेटिंग है, मतलब एक प्लेट में, इस प्लेट में एक रिवेट है, इस प्लेट में एक रिवेट है, तो इसको सिंगल रिवेटिंग बोलते हैं। इस प्लेट में 2 रिवेट है, दैट मीन्स इसको डबल रिवेटिंग बोलते हैं। इसी प्लेट में अगर 3 रिवेट होता है तो ट्रिपल रिवेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल रिवेटिंग, डबल स्ट्रैप। स्ट्रैप कितना है, स्ट्रैप कितना है, तो स्ट्रैप यहाँ पर 2 है, एक ये और एक ये, 2 स्ट्रैप, एक ऊपर से एक नीचे से, 2 स्ट्रैप, सिंगल रिवेटिंग है। और ये बट जॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी चैन रिवेटिंग, ये भी चैन रिवेटिंग। लेकिन इसमें क्या है, डबल रिवेटेड है, मतलब एक प्लेट में आपको 2 देखने को मिल रहा है। एक प्लेट में आपको 2 रिवेट का रो देखने को मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, डबल रिवेटेड है। डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, स्ट्रैप डबल है, एक नीचे से एक ऊपर से। और जो भी स्ट्रैप है वो इक्वल साइज में है, ऊपर भी जितना बड़ा स्ट्रैप है नीचे भी उतना ही बड़ा स्ट्रैप है। तो इसको बोलते हैं डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। नेक्स्ट है जिगजैग पैटर्न। ये क्या है, तो ये भी है आपका डबल रिवेटेड, 2 रिवेट है यहाँ पर और यहाँ पर। डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, स्ट्रैप भी जो है वो ऊपर एक नीचे एक, डबल स्ट्रैप, जिगजैग रिवेटिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप। स्ट्रैप जो है वो ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा है। एक पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है, बट जॉइंट है। तो डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट विद जिगजैग रिवेटिंग। यहाँ पर जो रिवेटिंग है वो जिगजैग रिवेटिंग है। तो नाउ नेक्स्ट है पिच। पिच क्या होता है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिवेट to the center of the next rivet parallel to the seam as shown in the figure 9.6। तो यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं हम लोग पिच। नेक्स्ट है बैक पिच। क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव एज शोन इन द फिगर पीबी। इसको हम बोलते हैं बैक पिच। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, 2 सक्सेसिव रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस ये जो होता है इसको बोलते हैं बैक पिच। और इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक सिंगल रिवेटिंग में इसको बोलते हैं पिच। तो पिच क्या होता है, पिच होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिवेट टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट रिवेट। तो सेंटर ऑफ वन रिवेट और दूसरे रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच। बैक पिच क्या होता है कि बैक पिच होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ वन रिवेट एंड सेंटर लाइन ऑफ अदर रिवेट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग बैक पिच, पीबी। नेक्स्ट है डायगोनल पिच। कह रहा है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द रिवेट ऑफ द एडजेसेंट रो इन ए जिगजैग पैटर्न। जब कभी भी जिगजैग पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिगजैग पैटर्न देखने को मिलता है, तो जिगजैग पैटर्न के केस में जो एडजेसेंट रो के बीच जो रिवेट है उसको हम लोग बोलते हैं
उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायगोनल पिच। नेक्स्ट है मार्जिनल पिच या मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ये रिवेट है, नियरेस्ट एज जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। सेंटर ऑफ द रिवेट टू द नियरेस्ट एंड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका कौन सा जॉइंट है? लैप जॉइंट है। और ये आपका कौन सा जॉइंट है? बट जॉइंट है, जिसमें एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ऊपर से एक स्ट्रैप और ये एक स्ट्रैप, दूसरा स्ट्रैप। यहाँ पर कोई भी स्ट्रैप यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कब बट ज्वाइंट कीजिएगा और कब लैप ज्वाइंट कीजिएगा। तो लैप ज्वाइंट हम लोग जब यूज़ करेंगे तो वो हम लोग तब यूज़ करेंगे जब लो लोड ट्रांसमिशन हो, मतलब लोड कम हो, तो उस केस में हम लोग लैप ज्वाइंट यूज़ करेंगे। और जब लोड हाई हो तो उस केस में हम लोग बट ज्वाइंट यूज़ करेंगे। लैप ज्वाइंट may be used for small load and butt joint used when the heavy loads are transmitted। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप P। तो फोर्स तो P अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी फोर्स डेवलप हो रहा है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल। एक फोर्स, ये दो पैरेलल फोर्स एक खास डिस्टेंस पर जब अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो एक कपल जनरेट करता है। ये दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल जनरेट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ फोर्स को तो झेल ही रहा था, साथ साथ एक कपल को भी झेलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ऑटोमेटिकली लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटा लोड, जब कभी कम लोड ट्रांसमिशन हो तो हम लोग लैप ज्वाइंट करके काम कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिए इस पर्टिकुलर केस में, तो लोड तो ये था, साथ साथ एक कपल भी आ गया, तो बहुत ज़्यादा लोड आ गया, बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा। बट इस केस में जब बट ज्वाइंट करते हैं हम लोग, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। यहाँ कहीं कपल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स जो है कुछ यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस था। कितना डिस्टेंस था? तो इतना डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो इकलौता यही फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कम भी लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, मैटर वो नहीं करता, वो जो फोर्स है बस वही फोर्स लग रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फोर्स तो यही है, साथ साथ कपल भी लग रहा है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में बोदरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ फोर्स को हैंडल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हैवी लोड के केस में हम लोग बट ज्वाइंट यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल लोड केस में हम लोग लैप ज्वाइंट यूज करते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। द टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट शोन इन द फिगर। फिगर में जो रिवेट ज्वाइंट दिखाया गया है वो कौन सा ज्वाइंट है? तो फिगर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपके पास एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। कौन सा ज्वाइंट हो रहा है? तो बट ज्वाइंट हो रहा है। अच्छा, बट ज्वाइंट हो रहा है, ये सिंगल रिवेटेड है या डबल रिवेटेड है? तो एक प्लेट आप कंसिडर कीजिए, ये प्लेट, इस प्लेट पे डबल रिवेटेड है। तो डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट यहाँ पर देखने को वो मिल रहा है। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। इन ऑर्डर टू अवॉइड द टीयरिंग ऑफ प्लेट एट एज, the distance from the center line of the rivet hole to the nearest edge of the plate in terms of diameter of the rivet कितना होना चाहिए? मतलब टीयरिंग नहीं होना चाहिए, टीयरिंग ऑफ प्लेट नहीं होना चाहिए, उसके लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए सेंट्रल लाइन ऑफ द रिवेट टू द एज। नाउ फेलियर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट कैसे कैसे फेल हो सकता है? तो सबसे फर्स्ट है टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट द एज। एज में इस तरह से फेल हो सकता है। अगर फेल होगा तो इस तरह का फेल्योर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये आपका रिवेट है, और रिवेट यहाँ पर जो ज्वाइंट है वो लैप ज्वाइंट है। रिवेट का जो नियरेस्ट, रिवेट का सेंटर और नियरेस्ट एज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन, मार्जिनल पिच जिसको बोलते हैं। तो ये जो मार्जिनल पिच है वो बहुत कम है, मान लीजिए बहुत कम है। तो अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो टूटने का चांसेस यहीं पर है, ये प्लेट ही टूट जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो प्लेट ब्रेक ना हो तो उसके लिए हम लोग जो मार्जिन लेते हैं वो 1.5 डी लेते हैं, ये याद रखना होगा आपको। एट डी बी द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल।
रिवेट होल का जो डायमीटर है वो है डी स्मॉल डी, तो उसका 1.5 गुना आप कम से कम डिस्टेंस लीजिएगा। अगर डी ही रखते हैं तो आपका यहीं से क्रैक होगा, सबसे पहले जो प्लेट टूटेगा वो यहीं से टूटेगा। नेक्स्ट है टेयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ द रिवेट। अगर फोर्स अप्लाई किए तो रो ऑफ द रिवेट, रिवेट का रो कौन सा है ये, तो यहीं से ब्रेक होगा, जो प्लेट होगा वो ब्रेक होगा यहीं से। तो अगर मार्जिनल पिच आपका सही है, मार्जिनल पिच इज इक्वल टू 1.5 डी है, तो नेक्स्ट अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब टूटने का चांसेस जो है वो आपका यहीं पे टूटेगा। अब यहाँ तो बहुत सारे रिवेट है, बहुत सारे रिवेट है, हम 2 रिवेट को कंसिडर कर रहे हैं। दोनों रिवेट के बीच जब ब्रेक हो रहा है वो डिस्टेंस है P माइनस डी। क्यों P माइनस डी, तो यहाँ से यहाँ तक तो पिच है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच, और जो डायमीटर है वो आधा d/2 यहाँ और d/2 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, d हो गया, d/2 d, तो P माइनस डी जो होगा वो वहाँ से ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने वाला जो लेंथ है वो P माइनस डी है, ये लेंथ। इसका थिकनेस कुछ ना कुछ तो प्लेट का थिकनेस होगा जो कि पीछे में की तरफ होगा। वो थिकनेस को हम मान ले रहे हैं कि वो थिकनेस जो है वो T है। थिकनेस कितना है, T है। तो टोटल एरिया कितना मिल जाएगा, तो एरिया P माइनस डी इंटू टी आपका एरिया मिल जाएगा। तो P माइनस डी इंटू टी एरिया मिल गया। नाउ तो फोर्स कितना होगा, कितना फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स PT मिलेगा एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस है, मतलब अलाउएबल स्ट्रेस है। तो अलाउएबल फोर्स कितना मिला, तो अलाउएबल फोर्स P माइनस डी इंटू टी एरिया इंटू स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस। तो इस फोर्स, ये जो फोर्स आपको मिला जिसको आप PT बोल रहे हैं, इस फोर्स से अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो ब्रेक हो जाएगा, इस फोर्स से कम फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो वो तब तक सस्टेन करेगा। When the tearing resistance PT is greater than the applied force P जितना भी अप्लाई करो उससे अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब फेल्योर होगा। मतलब ये चीज़ आपका ज़्यादा हो जाएगा, टूटने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स जब तक कम है तब तक तो ठीक है, इससे जहाँ ज़्यादा हुआ वहीं पर ये ब्रेक होगा। तो ब्रेक कहाँ से होगा, तो रो ऑफ द रिवेट, रिवेट के रो के क्रॉस टियर होता है, रिवेट के रो के क्रॉस टियर होता है, तो टियरिंग यहाँ से भी हो सकता है। तो नाउ नेक्स्ट है सियरिंग ऑफ रिवेट। रिवेट अगर सियर के थ्रू टूटता है, अगर सियरिंग होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका कितना अलाउएबल स्ट्रेस होगा, तो अलाउएबल स्ट्रेस मान लीजिए आप टाउ है, टाउ विद अलाउएबल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स। एरिया कौन सा एरिया ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P, तो एरिया ब्रेक कौन सा हो रहा है, तो एरिया ब्रेक हो रहा है इसका जो भी डायमीटर है वहाँ से ब्रेक होगा, इस रिवेट का डायमीटर वहाँ से ब्रेक होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा π/4 d², डी विद द डायमीटर ऑफ द रिवेट, तो यहाँ से ब्रेक होगा। तो नाउ तो एरिया जहाँ से सियर हो रहा है वो सियर हो रहा है π/4 d², π/4 d²। अगर दो प्लेट है, मतलब 2 डबल रिवेट अगर है, डबल रिवेट कहने का मतलब है इस तरह का, अब यहाँ पर जो एरिया ब्रेक हो रहा है वो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ से भी ब्रेक कर रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर रिवेट का अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर रिवेट का बात करें, तो इसमें 2 जगह से ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। बट जॉइंट में 2 जगह से देखने को मिल रहा है आपको, जबकि लैप जॉइंट में सिंगल एक शेयर हो रहा है, वो ये एरिया यहाँ शेयर हो रहा है। तो ए शेयर एरिया जो होगा वो π/4 d² इन सिंगल शेयर, बट इन केस ऑफ डबल शेयर के केस में 2 × π/4 d², जो कि थियोरेटिकल 2 गुना होता है डबल शेयर में, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आपको 1.875 π/4 d²। ये एरिया इनटू स्ट्रेस टाउ जो भी मिलेगा वो फोर्स। इस फोर्स के अंदर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स से कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब तक वो ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ही इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो शेयरिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, n विद द नंबर ऑफ रिवेट, n विद द नंबर ऑफ रिवेट π/4 d² इंटू टाउ, ये शेयरिंग फोर्स, ये ध्यान में रखिएगा। शेयरिंग जो एरिया से ब्रेक हो रहा है वो ये एरिया। नाउ
अभी दो तरह का बात हम देख चुके हैं। एक तो टीयर होगा तो अक्रॉस द एज, जहाँ पर मार्जिनल पिच जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो लेते हैं हम लोग 1.5 डी। अगर इतना से कम है तो टीयर होगा अक्रॉस द एज, अगर इतना से ज़्यादा है तो यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। फिर टीयरिंग अक्रॉस द रो होगा, टीयरिंग अक्रॉस द रो होगा। अगर रो से भी टीयर नहीं होता है तो हम लोग का सीयर हो सकता है। अगर सीयर नहीं होता है तो क्रशिंग भी हो सकता है। क्रशिंग भी एक फेल्योर का मेथड है। तो इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए कि आप फोर्स पी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रश होगा, यहाँ पर आपको क्रश देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मान लीजिए प्लेट और ये प्लेट दोनों हार्ड है, आपका रिवेट सॉफ्ट मटेरियल है, तो यहीं पे क्रश होगा, रिवेट ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्रशिंग एरिया जो हम कंसिडर करते हैं वो आपका प्रोजेक्टेड एरिया कंसिडर करते हैं। तो ये जो एरिया है, ये प्रोजेक्टेड एरिया है अंडर द क्रशिंग। जब भी क्रशिंग होगा तो उस पर्टिकुलर केस में तो ये कितना एरिया कितना हो जाएगा, तो ये इसका थिकनेस जो है वो मान लीजिए टी है और इसका जो डायमीटर है वो मान लीजिए डी है। तो डी इंटू टी, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया मिला ये आपका एरिया मिला। क्रश होगा तो यहीं से होगा। तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है और जो क्रशिंग स्ट्रेस वो सिग्मा सी है, तो स्ट्रेस इनटू एरिया जो भी मिलेगा वो फोर्स मिलेगा और एन बी द नंबर ऑफ रिवेट। तो टोटल फोर्स कितना मिल गया, इतना। इस फोर्स से अगर कम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्रशिंग नहीं होगा, इस फोर्स से जैसे ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही क्रशिंग होगा। तो फेल्योर का 3 मेथड देख चुके, क्रशिंग, शेयरिंग और टीयरिंग। नेक्स्ट इफिशियंसी का अगर हम बात करें, इफिशियंसी ऑफ रिवेट जॉइंट, तो तीनों फोर्स में जो सबसे कम फोर्स होगा उससे क्रश हो जाएगा। तो टूटने वाला फोर्स जो सबसे लोवेस्ट फोर्स होगा, या तो पी टी, या तो पी एस, या तो पी सी, डिवाइडेड बाय जो P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। दैट मीन्स कहने का मतलब है वैसा प्लेट जिसमें कोई रिवेट नहीं हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ, मतलब अनरिवेटेड प्लेट जो है वो। ये रिवेटेड प्लेट अपॉन अनरिवेटेड प्लेट, रिवेटेड प्लेट में जो सबसे कम फोर्स अप्लाई हुआ वो फोर्स अपॉन अनरिवेटेड प्लेट में जो फोर्स अप्लाई होता है वो। अनरिवेटेड प्लेट है तो उसका जो भी पिच होगा वो टोटल पिच ये, थिकनेस ये, एरिया आपका ये पूरा मिल गया। तो एरिया इंटू स्ट्रेस जो भी मिला, फोर्स मिला, तो लिस्ट पी टी, पी एस या पी सी अपॉन पी टी इंटू सिग्मा टी, ये जो भी होता है इसको बोलते हैं हम लोग इफिशियंसी। नाउ in order to avoid the tearing of plate at the edge, the distance of center line of the rivet hole to the nearest edge of the plate in terms of diameter of the rivet कितना होना चाहिए, 1.5 d। मार्जिन कितना होना चाहिए, 1.5 d। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, if the tearing efficiency of rivet joint is 75%, then the ratio of diameter of the rivet to the pitch is equal to कितना होगा। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि अभी इफिशियंसी हम लोग देख चुके, और यहाँ किस इफिशियंसी की बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है टीयरिंग इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी एन टी इज इक्वल टू कितना होगा। अगर टीयरिंग इफिशियंसी का बात तो कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो टीयरिंग फोर्स की वजह से ब्रेक होना चाहिए। तो टीयरिंग फोर्स की वजह से अगर ब्रेक होगा तो टीयरिंग फोर्स के केस में पी टी इज इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, टीयरिंग फोर्स अभी अभी देख चुके। अच्छा, टोटल फोर्स जो अनरिवेटेड प्लेट में अगर टोटल फोर्स है तो वो कितना होगा, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। पी क्या है, स्मॉल पी जो है पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ द होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी बी द थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड सिग्मा टी बी द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा इफिशियंसी और टीयरिंग इफिशियंसी। तो ऊपर में तो स्मॉलेस्ट फोर्स जो भी है जिसकी वजह से वो ब्रेक हो रहा है, अपॉन अनरिवेटेड प्लेट में जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग वो है P। तो कितना मिला, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, यहाँ से अपॉन P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो टी सिग्मा टी कैंसिल, तो P माइनस डी बाई स्मॉल p आपको मिला इफिशियंसी। अच्छा, इफिशियंसी मिला स्मॉल p माइनस डी अपॉन स्मॉल p, देन एफिशिएंसी कितना है, 0.75 है। तो डी बाई पी कितना निकलेगा मेरे पास, डी बाई पी निकलेगा 0.25। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज 75%, देन द डायमीटर टू द पिच रेशियो जो भी मिलेगा 0.25 मिलेगा। ऑप्शन नंबर पी।